नमस्कार, न्यूज डंडे आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधे आपको ले चलेंगे जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको। अनेक दूसरी नीतियां हों, चाहे हम देखें कि स्वच्छ भारत का मिशन हो, हर घर नल योजना का मिशन हो, और इसी के साथ साथ पोषण अभियान का मिशन हो। इससे भी बीमारियों की घटनाएं भी और प्रतिशत भी देश में घटी। हमारी स्वास्थ्य की नीति 4 मुख्य स्तंभ पे रखी गई है: एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अश्योर्ड क्वालिटी और डिजिटल डिलीवरी। तो पहले मैं हेल्थ केयर का घर घर तक पहुंचाना मतलब एक्सेसिबिलिटी की बात करता हूं। आयुष्मान भारत योजना भारत की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसके 4 भाग हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश में पहला भाग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना योजना, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमा की योजना आज बन चुकी है। 10 करोड़ परिवार, मतलब करीब करीब 50 करोड़ लोग इसके लाभार्थी आज हो चुके हैं और 21 करोड़ आयुष्मान कार्ड का वितरण भी हुआ है और 22,000 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इसका दूसरा भाग है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जहां बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाती है। आज देश में 1,31,000 ऐसे स्क्रीनिंग सेंटर्स आज पूर्ण रूप से क्रियान्वित है और इसी के साथ साथ जो स्क्रीनिंग किया जाता है वो उच्च रक्तचाप का, मधुमेह का और कैंसर का, इन तीनों का स्क्रीनिंग भी अतिरिक्त किया जाता है। तीसरा भाग है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अभिन, और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 64,000 करोड़ रुपए 2021-22 से 4 वर्ष 2025-26 तक आवंटित किए गए। इसका चौथा स्तंभ है हमारा मानव संसाधन, और हमारा मानव संसाधन में हमारी आशा की कार्यकर्ताओं, जो एक जीवन दैनी का कार्य करती है। आज देश में करीब करीब 9,94,000 आशा की हमारी कार्यकर्ता हैं और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है दवाइयों के वितरण के लिए, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है रक्त का वितरण के लिए, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाने के लिए उन दूर दराज क्षेत्रों में जहां आवागमन की सुविधा नहीं होती है। दूसरा भाग जो मैंने कहा कि दवाई को किफायती बनाना, अफोर्डेबल बनाना, और आज हमारी जो स्थिति हो चुकी है कि भारत अमेरिका या यूरोप की तुलना में भी हमारी दवाइयां आज ज्यादा किफायती हो चुकी हैं। जो हर इंसान और हर नागरिक का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें भी गिरावट आई है, जहां 16% गिरावट स्वास्थ्य के एक्सपेंडिचर में आ चुकी है आउट ऑफ पॉकेट में, जो पहले 64% होती थी और आज केवल 48% तक सीमित है। तीसरा स्तंभ है हमारा क्वालिटी, गुणवत्ता, और गुणवत्ता के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जिले जिले तक स्वास्थ्य की परियोजना को हम लोगों को पहुंचाना होगा। 2014 में हमारे देश में केवल 6 एम्स होते थे। पिछले 8 वर्षों में 70 वर्ष में केवल 6 एम्स, और पिछले 8 वर्षों में 16 नए एम्स की शुरुआत की गई है और आज देश में हमारे 22 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित हो चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में 261 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत हुई है और आज मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला करीब 650 तक देश में हो चुकी है। MBBS की सीट्स की हम बात करें तो करीब 90% की वृद्धि हुई है
और करीब 45,000 नए सीटों की शुरुआत की गई है। और यही स्थिति पीजी के क्षेत्र में भी है, जहां 150% की बढ़ोतरी के आधार पर करीब 32,000 नए सीट्स उपलब्ध आज हो चुके हैं। हमारे 75 जगहों पर आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75 जगहों पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हुई है। और जो परियोजना है जिलों में अधोसंरचना को बढ़ोतरी देने के लिए, इस योजना के तहत 157 जिले अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करने की भूमिका की शुरुआत हुई है, जिसमें से 94 सुचारू रूप से आज चल भी रहे हैं। गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो आंकड़ों पर यह स्थापित होती है। और अगर आज हम देश के आंकड़ों को देखें, चाहे मातृत्व मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम देखें, जहां बड़ी गिरावट आई है, 130 होती थी 2016-14 में और आज करीब 95 तक पहुंच चुकी है। और यही स्थिति शिशु मृत्यु दर की है, जो 39 होती थी पर 1000 लाइव बर्थ्स की और आज 28 तक सिमट चुकी है। यह स्थिति नवजात मृत्यु दर की भी हो चुकी है, जो 2014 में 26 तक थी और आज कम होकर 20 तक सिमट गई। आखिरी हमारा स्तंभ है डिजिटलाइजेशन का। आधुनिक युग तरीके की वैक्सीन बनाई, पूरे देश में पर्याप्त ऑक्सीजन भी है, भारत के पास पर्याप्त वैक्सीन भी है। 220 करोड़ वैक्सीन लगाई गई, पूरे देश में डबल डोज लगाई गई, बूस्टर डोज भी लगाई गई। और भारत ने दूसरे देशों की मदद भी की है। देश में 4 टीकों का उत्पादन हो रहा है, सभी ने मिलकर कोविड का मुकाबला किया। फर्स्ट जो वेव आई थी, सेकंड वेव आई थी, बड़ा डटकर मुकाबला किया। भारत ने दूसरे देशों की मदद की और आयुष्मान भारत योजना का जिक्र भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच सदैव रही है, वन नेशन वन हेल्थ की विचारधारा, और उसी को आह्वान करते हुए और उसी के सहारे पर कोविड का मुकाबला हमारे देश में जन जन ने मिलकर किया है। एक जब वातावरण निर्मित हुआ था पूर्ण विश्व में, जहां हर देश अपने दीवारों को खड़ा कर रहा था, उस वातावरण में भारत ने स्वदेशी वैक्सीन की बात हम करें, दवाइयों की हम बात करें, एक्सपर्टीज की हम बात करें, केवल अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरे देशों के लिए को भी साझा किया था। और उसी के आधार पर एक जो अभियान चलाई गई, वैक्सीन को दूर दूर तक, गांव गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने की सोच और विचारधारा, हर घर दस्तक के आधार पर, उसी के तहत कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया है। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3,388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही है। 2 वैक्सीन का आविष्कार किया, और केवल 2 वैक्सीन का आविष्कार जब कोविड के समय में किया था, आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। यूपी सरकार ने यह गाइडलाइंस जारी की है। बढ़ते कोरोना को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो यूपी में कोरोना को लेकर बड़ा अलर्ट, नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई। तो नए वेरिएंट को लेकर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक सारे जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उनको ध्यान में रखना है। कोविड प्रभावित देशों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यूपी में कोरोना को लेकर अलर्ट कर दिया गया है तमाम विभागों को, अधिकारियों को भी, और ये भी कहा गया है यूपी सरकार की तरफ से जो बीते कल
मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विभाग हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि जितने भी बुजुर्ग हैं क्या वो वैक्सीनेटेड हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है क्या वो वैक्सीन ले चुके हैं। शेखर त्रिवेदी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शेखर, आप थोड़ी देर पहले ही जानकारी ये दे भी रहे थे कि क्या कुछ फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि यूपी में अब तक एक भी केस सामने नहीं आए हैं। इसको बरकरार रखना एक चुनौती है। क्या आने वाले समय में ये सख्तियां बढ़ेंगी, क्या ये पाबंदियां बढ़ेंगी? देखिए, ऐसा है कि यूपी में जो केसेस सामने आते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न है दिल्ली से सटा हुआ नोएडा और गाजियाबाद। ये दो ऐसे शहर पड़ जाते हैं, ज़िले पड़ जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा, चूंकि लोग डेली ट्रैवल करते हैं और अगर उधर दिल्ली में कोई नौकरी करने जाता है नोएडा या गाजियाबाद से और वो शाम को जब लौटता है और अगर उसको इन्फेक्शन हो गया है तो फिर पूरे शहर के लिए खतरा हो जाता है। हाँ। तो यूपी की जहां तक बात है, मतलब पूरे प्रदेश में अगर हम देखें तो ये दो जिले सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं चूंकि दिल्ली से सटे हुए हैं। अब इसके बाद आइए जो कोविड की गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो पुलिस व्यवस्था है उसको सतर्क कर दिया गया है। 100% हर पुलिसकर्मी के बूस्टर डोज लगी होगी और उसका जो कोरम है वो पूरा किया जाएगा। अगर कोई छूटा हुआ है, पहली डोज, दूसरी डोज या फिर बूस्टर डोज, इन सब चीजों को देखा जाएगा। पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है और हर चीज को तस्दीक कर रही है सरकार। मुख्यालय को कह दिया गया है क्योंकि पुलिस व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सबसे पहले पुलिस को दुरुस्त किया गया है। इसके बाद जो हॉस्पिटल का स्टाफ है इसको कहा गया है कि आप बूस्टर डोज ले लीजिए। इसके बाद जो हमारे वृद्धजन है, खासतौर से लखनऊ काफी जागरूक रहा इस मामले में, बहुत सारे वृद्धजन हैं जिन्होंने बूस्टर डोज ली है। यंग जनरेशन है उसने भी बूस्टर डोज ली है। लेकिन अगर हम देश के आंकड़ों की बात करें तो केवल 27% का आंकड़ा निकलता है जो बूस्टर डोज पे गया है। पहली और दूसरी डोजेस लगी हुई हैं, बूस्टर डोज में 27% है। तीसरा जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वहां पर मेरे सूत्रों से मेरी बात हुई है, मेरे परिचितों से, उनका ये कहना है कि देखो डायरेक्ट कोई चाइना से फ्लाइट हिंदुस्तान नहीं आ रही है। रैंडम सैंपलिंग जो है वो इस तरीके से की जाएगी कि वाया चाइना, कोई फर्ज कीजिए कि चाइना से कोई यूरोप जा रहा है और यूरोप से फ्लाइट पकड़ करके इंडिया आ रहा है, तो ये जो कनेक्टिविटी है इसको ध्यान रखा जाएगा। तो ये ट्रैकिंग निकाली जा रही है लगातार जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उनसे डिटेल्स भी मांगी जा रही हैं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी इस तरीके की ऑर्बिट्स हैं तो आप उसको इन्फॉर्म कीजिए और आप अपना चेकअप कराइए। शेखर, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है यूपी से रिलेटेड खासकर, क्योंकि दो चीजें आ रही है, एक क्रिसमस 25 दिसंबर को और एक न्यू ईयर की ईव, और इन दो मौकों पर ऐसा देखा जाता है कि काफी भीड़ जमा हो जाती है। क्या इसको लेकर भी अलर्ट वहां पे है? क्या इसको लेकर भी कोई गाइडलाइंस है? देखिए, ऐसा है कि लखनऊ वाले जो खास तौर से हैं और उत्तर प्रदेश भी दूसरी लहर का प्रकोप बहुत बुरी तरीके से इसने झेला था। लखनऊ की स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयावह हुई थी। इस लिहाज से जो लखनऊ के लोग हैं उनको ये तस्दीक तो की जा रही है लगातार। ये बात सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ चैनल्स के जरिए, अखबारों के जरिए, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स के जरिए इस चीज़ की ताकीद की जा रही है कि मैंने बूस्टर डोज ली है या मैं कोरोना गाइडलाइंस का पालन करता हूं। तो लोगों के भीतर अवेयरनेस हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। आप डंडा मार करके लाइन नहीं लगवा सकते, आप डंडा मार करके भीड़ को छांट नहीं सकते। लोग अगर सतर्क होंगे, लोगों के भीतर ये जागरूकता होगी तो ये चीज़ काफ़ी आसान हो जाएगी। पुलिस व्यवस्था हालांकि इसीलिए दुरुस्त की गई है। सबसे पहले पुलिस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लोगों को भी खुद से जागरूक होना पड़ेगा, अंदर से भी एक अलर्टनेस रहनी चाहिए कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फिलहाल नहीं जाना। बहुत शुक्रिया आपका शेखर त्रिवेदी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। चीन के बाद भारत में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना से बचाव के उपायों पर मंथन किया जा रहा है। मथुरा में भी कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सीएमओ ने कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है। सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार कोरोना के फैलने की गति काफी तेज है और खतरनाक भी है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि सैंपलिंग के लिए व्यवस्थाएं तय की जा रही हैं। अभी तक कोरोना वैक्सीन के संबंध में शासन से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। तो यूपी में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। सीएमओ की तरफ से भी तमाम जो दिशा निर्देश है वो लिखे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वेरिएंट है BF7, ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल सकता है और साथ ही ये खतरा पैदा कर सकता है। इसी वजह से मथुरा में जहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं दर्शन पूजन के लिए, बहुत जरूरी है सावधानी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है।
जी हां, बढ़ते कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी में कोरोना को लेकर अलर्ट देखा जा रहा है और सीएमओ ने भी आदेश दे दिए हैं कि जरूरी गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, यानी कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, जैसा कि लगातार वृंदावन मथुरा में भीड़ बढ़ रही है, बिहारी जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु और दर्शनार्थी लगातार आ रहे हैं। इसको नव वर्ष को और 25 दिसंबर को देखते हुए हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहाँ जो पहले से ही हमारी वहाँ 2 टीमें काम कर रही थी, इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा 3 टीमें और लगाई जा रही हैं। इसके द्वारा अतिरिक्त वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। चूँकि भीड़ के संकेत मिल रहे हैं कि भीड़ पहले कोविड चल रहा था, लेकिन इस बार भीड़ आने की उम्मीद है। लेकिन कई देशों से खबर आ रही है, जैसा कि भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है कोविड को लेकर, उसको लेकर भी हमारे द्वारा तैयारी की जा रही है। यूपी के हाथरस में कोरोना की दहशत देखने को मिल रही है। देश में नए कोरोना वेरिएंट BF7 से नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा सतर्क हो गए हैं। इसी के चलते नगर पालिका अध्यक्ष ने अस्पताल में फॉगिंग कराया है, साथ ही जनता से मास्क लगाने की भी अपील की है। आपको बता दें कि बीजेपी से चेयरमैन आशीष शर्मा ने नगर पालिका टीम के साथ ये अभियान चलाया है। तो आशीष शर्मा ने अस्पताल में फॉगिंग करवाई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जनता से की है मास्क लगाने की अपील। BF7 वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन भी यहां पर नजर आ रहा है। हाथरस यूपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। BF7 के चलते नगर पालिका में भी अलर्ट देखा गया और वहां पे अस्पताल में फॉगिंग करवाई गई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद अब भारत के सभी राज्य अलर्ट पर हैं। बिहार में भी पटना के IGIMS अस्पताल में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पटना के डॉक्टरों की टीम और IGIMS के डिप्टी डायरेक्टर मनीष मंडल ने से तैयारी को लेकर खास बातचीत की। न्यूज इंडिया संवाददाता संजीव राय ने। तो कोरोना को लेकर सभी राज्य अलर्ट पर हैं और इसके साथ ही बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। जो अस्पतालों के CMO हैं और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनका यही कहना है कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा जा रहा है। किसी भी तरह की समस्या भविष्य में ना हो, इसके लिए पहले से ही जानकारी ली जा रही है। जिन भी चीज़ों की कमी है वहां पर लोगों से बातचीत कर उस व्यवस्था को बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। तो कोरोना को लेकर अस्पताल प्रशासन तैयार है, सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहां पर योजना तैयार की जा रही है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टेरर फंडिंग मामले में NIA की छापेमारी। जम्मू कश्मीर में 16 से 17 जगहों पर रेड की है। जम्मू में 1 जगह और बाकी रेड श्रीनगर में की गई है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के यहां ये छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टेरर फंडिंग मामले में NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी ये हुई है। जम्मू कश्मीर में 16 से 17 जगहों पर रेड की गई है। जम्मू में 1 जगह पर और बाकी रेड जो है ये श्रीनगर में की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NIA ने बड़ी छापेमारी यहां पे की है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के यहां पर ये छापेमारी अभियान किया गया है। तो पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साजिश रचने की जांच में जुटी NIA ने जम्मू कश्मीर में 16 से 17 जगहों पर रेड की है। जम्मू में 1 जगह और बाकी रेड श्रीनगर में की जा रही है। भारत के खिलाफ विभिन्न हथकंडे अपनाकर खून खराबा फैलाने के आरोप में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन लोगों के घरों पर यह रेड हो रही है। जी हां, NIA की बड़ी छापेमारी यहां पे देखने को मिली है। 16 से 17 जगह ये छापेमारी हुई। तो पाक की नापाक हरकत देखने को मिली है। जी हां, पंजाब में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन घुसा है। अमृतसर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की खबर सामने आई है। जी हां, BSF के जवानों ने इस ड्रोन को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर सामने आई है। लगातार पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है जासूसी करने के लिए और पंजाब में फिर से एक पाकिस्तानी ड्रोन घुस आया। अमृतसर सेक्टर में ये पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की।
जिसे बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। इस ड्रोन पर हमला किया, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आया था। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह लगभग 7:45 पर बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के अमृतसर सेक्टर में बीओपी पुलमुरन में एक पाकिस्तानी ड्रोन के घुसपैठ का पता लगाकर उसे मार गिराया। ड्रोन को जब्त कर लिया गया है, वहीं पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार पाकिस्तानी ड्रोन पंजाब में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं, जिससे इन पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया हो। इससे पहले 2 दिन पहले ही पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया था। उसके 4 दिन पहले एक पाकिस्तानी ड्रोन हिंदुस्तान की सरहद पर 15 सेकंड तक दिखाई दिया, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से फायरिंग की गई और फिर ये ड्रोन वापस लौट गया। जी हां अंशिका, लगातार पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जवान मुस्तैद हैं और इस ड्रोन को भी मार गिराया गया वहां पे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के नोएडा में सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान रवि चौहान, नकुल नागर, आशीष के रूप में हुई है। गिरोह में शामिल 3 लोग फरार होने में कामयाब रहे। वहीं शराब तस्करों से 386 शराब की पेटी बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि तस्कर निकाय चुनाव और नए साल पर जश्न के लिए हरियाणा मार्ग की शराब तस्करी करके ला रहे थे, लेकिन पुलिस ने सेक्टर 16 रजनीगंधा चौक के पास से तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से 3 गाड़ी और पिकअप गाड़ी भी बरामद की गई है। तो ये 21 लाख का शराब है और ऐसे में ये लोग तस्करी कर रहे थे। तीनों ही आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस ने इन शराबों को जब्त कर लिया है। जी हां, खबर कोहरे और शीतलहर की चपेट में दिल्ली 9 डिग्री तक लुढ़का। दिल्ली का तापमान, प्रचंड ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। यूपी सहित कई राज्यों में स्कूल का समय भी बदल दिया गया है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, कोहरे और शीतलहर की चपेट में इस समय दिल्ली एनसीआर। घने कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम है। 9 डिग्री तक लुढ़का तापमान, प्रचंड ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। यूपी सहित कई राज्यों में स्कूलों के समय भी इस समय बदल दिए गए। हालात कुछ इस तरह हैं। कोहरे और शीतलहर की चपेट में दिल्ली इस समय और कई स्कूलों के समय भी बदले गए हैं। लगातार बैठक की जा रही है कि कैसे इस शीतलहर में लोगों को राहत दी जाए, क्योंकि कई जगहों पर हादसे भी बढ़ चुके हैं। बच्चों की स्कूल बस में जिस तरह से आपने देखा, एक बस बड़ी दुर्घटना की चपेट में आई थी, उसके बाद स्कूलों के समय में कई जगहों पर बदलाव देखा गया है। दिल्ली में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे जाम की समस्या बढ़ गई है। वहीं कोहरे और ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। ठंड को लेकर हमारी सहयोगी मनीषा डिंडोरिया की ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं, मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहेगा। आने वाले शनिवार तक ये कोहरा छाने की पूरी संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है और पूरे दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके से शीतलहर का कहर बरपता नजर आएगा। आपको बता दूं, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है। तमाम लोग जो अपने घरों से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही है। साथ ही जो वाहन चालक हैं, जो सड़कों पर अपनी गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है इस कोहरे की वजह से। कई राज्यों में तो एक्सीडेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कोहरे की वजह से कि उस पर भी कई सारे अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और कई सारी गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। जो वाहनों की गति है उनमें जो है धीरे करने के लिए उन्हें कहा गया है और इसकी वजह से कई ज़्यादा ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी वाहन की गति धीरे है, इस वजह से कई जगह पर ट्रैफिक। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।